देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, गांव एक ऐसा स्थान है जहां पर लोगों का मूल निवास होता है और आज की ये कहानी है विराट की। कहते हैं कि काली बुरी ताकतें उसी इंसान को निशाना बनाती हैं जो इन सब पर या तो बेहद विश्वास करता है या फिर उन पर जो इनकी मान्यताओं को गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आगे की घटना को और भी इंटरेस्ट के साथ जानने के लिए विराट के नज़रिए से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विराट चौहान है और मैं एक ब्राह्मण परिवार का रहने वाला हूँ। हमारा गांव जो पटनापुर के नाम से भी मशहूर है। दोस्तों, हमारे गांव के बिल्कुल बाईं तरफ तालाब से सटा हुआ एक रेलवे स्टेशन पड़ता था। वैसे तो उस स्टेशन के बारे में मैंने भी काफ़ी सारी चर्चाएं सुनी थी, मगर इन पर यकीन करना वास्तव में बेहद मुश्किल था। और ऐसा भी नहीं था कि मुझे गांव वालों की बातों पर यकीन नहीं होता था, लेकिन अमूमन ऐसी बातों पर विश्वास करना आसान भी नहीं होता था, जिस कारण मैं हमेशा से ही उन सभी बातों से ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। लेकिन एक दिन हमारे गांव पर कुदरत का ऐसा कहर मचा जिसने छोटे से लेकर बड़े बड़े लोगों को एकदम से हिलाकर रख दिया। मगर उस दिन मैं अपने मामा के गांव गया हुआ था और जब मैं अपने गांव यानी पटनापुर पहुंचा तो कानों ही कानों में मुझे एक खबर मिली। और वो खबर ये थी कि आज रात में ही गांव के अंदर एक बड़े बड़े दांतों वाली डायन को देखा है। ये सुनने के बाद तो मेरी तो हंसी छूट गई। मेरे कुछ साथियों का मानना था कि गांव के पास उस रेलवे ट्रैक पर किसी खोखा डायन को देखा गया है। मेरे कुछ दोस्तों का मानना था कि उस चुड़ैल को गांव के पास मौजूद उस पुराने कुएं के पास देखा गया है। और गांव के कुछ अनुभवी लोगों का मानना था कि उस भयानक सी दिखने वाली डायन को गांव वाले रेलवे स्टेशन के समीप देखा गया है। और ये बात इसलिए भी आग की तरफ फैल रही थी क्योंकि पिछले हफ्ते ही हमारे गांव में कुछ बकरियों की लाशें मिली थी। उनकी हालत भी काफ़ी गंभीर थी, जो उनके शरीर को देखने के बाद तो ऐसा ही लगा मानो किसी ने बहुत तड़पा तड़पा कर इन्हें मार दिया हो, क्योंकि उन सभी बकरियों की गर्दन पूरी तरह से कटी हुई थी और उनका पूरा का पूरा बदन एकदम सही लग रहा था, यानी कि उनकी सिर्फ गर्दन ही कटी हुई थी। मगर ऐसा कौन सा जानवर था जो किसी भी बकरी के मांस को बिना खाए सिर्फ उसकी गर्दन काटते हुए वहां से निकल जाए। यह बात सच में हैरान कर देने वाली थी। और ऐसा नहीं था कि मैंने अपनी आंखों से इस नज़ारे को देखा था। वैसे तो भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर विश्वास करना हमारी जाति का एक कर्तव्य था, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। खैर, मैंने अपने गांव के लोगों के मुंह से एक बात सुनी और वो सभी एक बात को ही बार बार दोहराते थे। उनका कहना था कि रात के तकरीबन 9 बजे के बाद इस सर्द रात में बाहर निकलने का मतलब अपनी जान गंवाना था। मगर कहीं ना कहीं मेरे दिल में इन बातों ने खटकना शुरू कर दिया, क्योंकि अक्सर मुझे ऐसी चीज़ों पर काफ़ी कम विश्वास होता था जो केवल फैलाई जाती थी। खैर, रजत नाम का एक लड़का मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था जो मेरे विचारों से मिलता जुलता था। उस दिन जब मैं अपने गांव लौटने के बाद इन बातों से पूरी तरह पक चुका था, तब मेरी मुलाकात रजत से हुई, जो मेरा एक अच्छा दोस्त था। खैर, मैं और रजत गांव के उस डरावनी कुएं के पास टहल ही रहे थे कि रजत मुझसे बोला, अरे भाई, गांव वालों का मानना है कि इस कुएं के अंदर एक भटकती हुई चुड़ैल निवास करती है जो जानवरों के साथ साथ इंसान को भी मार देती है। रजत की बातें सुनने के बाद मैंने रजत को इन सब बातों को ध्यान अंदाज करने को कहा, लेकिन एक बात जो मुझे भी काफ़ी अजीब लग रही थी वो ये थी, उस खंडर पड़े कुएं के चारों तरफ एक खामोशी विराजमान थी। हालांकि अब धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर से अंधेरा सा छाने लगा, जिस वजह से अब रजत बोलने लगा कि अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि वहाँ की हल्की हल्की सी खामोशी भी बेहद अजीब लग रही थी। ठंड की वजह से रात अक्सर सन्नाटे में डूब जाती। फिर मैं अपने दोस्त रजत के साथ साथ गाँव की तरफ चल पड़ा। अभी भी हमारे बीच उसी बुरी ताकत की वार्तालाप हो रही थी, जिसका खौफ गांव के हर व्यक्ति में फैला हुआ था। गुजरते हुए वक्त के साथ साथ मैं अपने घर वालों के साथ खाना खाने के बाद अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। मेरा बड़ा भाई अभी भी घर से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक मेरे पापा उसका हाथ पकड़ते हुए बोले, अरे पागल हो क्या जो तू इतनी रात को बाहर जा रहा है? तू जानता नहीं है क्या हमारे गाँव में दहशत की आंधी घूमती है? उस समय मैंने अपने पापा की बातों पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अब यह बातें मेरे दिल में खटकती जा रही थी। मेरा बड़ा भाई मेरे साथ मेरे कमरे में पहुंच गया और कमरे में पहुंचने के बाद मैंने अपने भाई को उस काली ताकत के बारे में पूछा जिसका खौफ गांव के हर इंसान के मन में मौजूद था।
तो मेरे भाई ने बताया कि हमारे इस छोटे से गांव पर किसी की काली परछाई पड़ चुकी है और उसकी बातें कहीं ना कहीं सही भी साबित हो रही थी, क्योंकि बस कुछ ही दिनों में हमारा प्यारा सा गांव वीरान हो रहा था। अब हमारे गांव के अंदर वो खुशी का माहौल मौजूद नहीं था जो 10 दिन पहले तक हुआ करता था। सभी बच्चों को रात होने के बाद घर के अंदर ही ढक दिया जाता था। फिर बाद में मैं भी अपने बिस्तर पर लेट गया और रात काफ़ी हो चुकी थी और अब मैं भी एक गहरी नींद के आक्रोश में डूबा हुआ था। और इतने में ही मुझे किसी की आवाज़ सुनने को मिली और इस आवाज़ को सुनने के बाद तो मैं अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और जब मैंने अपने आप को देखा तो मेरा पूरा का पूरा बदन पसीने से तरबतर हो चुका था। मेरा बिस्तर भी पूरी तरीके से गीला हो गया था और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपने शरीर से निकलते हुए इतने पसीने को देखा था। यहाँ तक कि मैं थोड़ा हैरान था और तभी मुझे किसी ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो ट्रेन स्टेशन से नहीं बल्कि हमारे घर के करीब से गुजर रही है। और इस बार मैं ये देखने के लिए अपने बिस्तर से उठा कि घर के बाहर का माहौल किस तरीके का दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने देखा कि घर से बाहर तो सब कुछ शांति था। एक धीमी धीमी खटखट की आवाज़ लगातार मेरे कानों में पड़ने लगी और उसके साथ ही मेरा बदन कपकपाने लगा। ये आवाज़ दरवाजे के बाहर से नहीं बल्कि मेरे जस्ट पीछे यानी मेरे घर से आ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने पीछे पलटने लगा और फिर झटके से मेरी नज़र उस खटखटाने की आवाज़ पर गई तो मुझे एक चैन की सांस मिली, क्योंकि ये आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि उस घर में लगी दीवार घड़ी से आ रही थी। मैं घर के दरवाजे को ढकने के लिए एकदम से पीछे पलटा। हमारे घर का दरवाज़ा अपने आप ही ज़ोर से बंद हो गया। दरवाजे को इस तरह से बंद होता देख मेरे तो शरीर के रोंगटे खड़े होने लगे। अब मुझे तो खुद अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं हुआ, क्योंकि चारों तरफ ना ही कोई हवा चल रही थी और ना ही किसी तूफान के आने का संदेह। फिर भी मैंने ये समझकर इस बात को टाल दिया कि हवा के कारण ही दरवाज़ा बंद हुआ होगा। फिर मैं चुपचाप से अपने कमरे की तरफ लौट चला। ये पहली बार था जब मुझे किसी दहशत का सामना करना पड़ा। मेरे दिल की धड़कनें अब तक काफ़ी तेज होने लगी। फिर मैं उन सभी बातों को वहीं छोड़ते हुए गहरी नींद में चला गया। सुबह हुई तो एक बार फिर एक हादसा पूरे गांव में आग की तरह फैलने लगा। दरअसल अब की बार गांव से पता चला कि हमारे गांव में एक मौत हुई है और उस मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि इस गांव में भटकने वाली चुड़ैली है। और गांव के उस बूढ़े आदमी की लाश रेलवे ट्रैक के पास मिली थी। पता नहीं क्यों मगर आजकल हमारे गांव में इस तरीके की घटनाएं बीतना एक आम बात हो चुकी थी। और आज जिस बूढ़े आदमी की मौत हुई थी उसकी दशा भी काफ़ी ख़राब थी। लगातार 10 से 12 दिनों के बीच हमारे गांव का माहौल एकदम सही बना रहा और रात होने के बावजूद भी गांव का माहौल एकदम नॉर्मल ही बना रहता, मानो अब हमारे गांव में मौजूद वो अनजानी काली ताकत उस रेलवे को छोड़कर वहां से जा चुकी है। इन हादसे के घटने के बाद मेरे अंदर भी एक विश्वास सा बंध गया, क्योंकि अब गांव में घट रहे ये छोटे मोटे हादसे पता नहीं क्यों लेकिन मुझे विश्वास करने पर मजबूर कर रहे थे कि गांव के अंदर कोई तो ऐसी चीज़ मौजूद है जिसे कोई भी इंसान अपनी आंखों से देख नहीं सकता। फिर जब 10 दिनों का वक्त बीत गया और हमारा गांव धीरे धीरे किसी शांति की तरफ बढ़ने लगा तो एक खौफ के कहर ने गांव में बनी शांति को भंग कर दिया। बुधवार की शाम थी। गांव के कुछ नौजवान लड़के जो अपने खुरापाती दिमाग के साथ चिकन खाने की लालसा से पास के बाजार गए हुए थे, तो उन सभी को आज घर लौटते लौटते काफ़ी वक्त हो चुका था। हर्षित अपने दोस्तों के पास पहुंचा और बोला, अरे वो चलो भाई, अब पहले से अब काफ़ी देर हो चुकी है और अब पापा भी फ़ोन कर रहे हैं। हर्षित की बात सुनकर वो सभी दोस्त अपनी अपनी जगह से उठते हुए घर की तरफ चलने के लिए एक साथ कार के अंदर दाखिल हुए। आज बर्फीली हवाएं भी उस अच्छे खासे मूड को ख़राब कर रही थी। कार में बैठने के बाद हर्षित ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और बाकी बचे 3 दोस्त हाथ में बियर की बोतल लेकर पीछे वाली सीट पर बैठ गए। इधर कार उस कड़कड़ाती हुई ठंड के माहौल को चीरते हुए लगातार आगे की तरफ बढ़ रही थी। कार इस समय रफ्तार में थी, जिस कारण कार को बहुत जल्दी कंट्रोल कर पाना मुश्किल था। गाड़ी में म्यूजिक की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही बनी हुई थी और फिर अचानक ही कार के सामने से कुछ बहुत ही तेज गति से गुजर गया। हर्षित एक सेकंड के लिए दंग रह गया और वो कार की गति को धीमा करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा, किंतु उसके साथ ही दोस्त पूरी मस्ती के माहौल में खोए हुए थे। और फिर उनका एक दोस्त एकदम ही कार में बेहोश हो गया।
अपने दोस्त को इस तरह बेहोशी की हालत में देखने के बाद हर्षित को चिंता सताने लगी। वो कार को एक साइड में रोकते हुए अपने दोस्त को होश में लाने की कोशिश करने लगा। इस समय वो उस तालाब और कुएं के पास थे जिसके आजू बाजू में वो हॉन्टेड रेलवे स्टेशन बना हुआ था। हर्षित ने उस रेलवे स्टेशन के बारे में काफ़ी चर्चाएं सुनी थी, तो ऐसे में उसे इन बातों पर विश्वास होना एक लाजमी सी बात थी। उसके साथ घूमने वाले सारे दोस्त इस समय शराब के नशे में धुत होकर बड़बड़ाए जा रहे थे। फिर कुछ देर तक वो सभी अपने दोस्त को होश में लाने की कोशिश करते रहे और फिर पानी की छींटों ने अपना कमाल दिखाया और बेहोश हुआ वो दोस्त जिसका नाम निखिल था उसे होश में लाया गया। लेकिन उसके चेहरे को देखने के बाद ये पता लगाना बहुत आसान था कि इस समय उसके चेहरे पर गहरी रात का खौफ साफ साफ झलक रहा था। हर्षित को लग रहा था कि उस रेलवे स्टेशन की वजह से उसके सारे दोस्त खौफ की आंधी का सामना कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उस समय स्टेशन का एक एक कोना एकदम खाली सा दिखाई दे रहा था। स्टेशन पर फैला हुआ ये सन्नाटा वहां की खामोशी को बयां कर रहा था और उसी समय हर्षित के एक दोस्त को प्यास भी लगने लगी। हालांकि जब उसने कार के अंदर से पानी की बोतल उठाई तो वो बोतल पानी से भरी हुई लग रही थी। उसने उस बोतल के ढक्कन को खोला और जब वो उस बोतल के अंदर झुकते हुए देखने लगा तो मानो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई हो। हर्षित का दोस्त पूरा कांप उठा, क्योंकि उस पानी की बोतल में पानी नहीं बल्कि खून था। और इस तरह के मंजर को देखने के बाद नॉर्मल इंसान का कांप उठना भी एक लाजमी सी बात थी। हर्षित के दोस्त ने उस बोतल को जोर से फेंक दिया और बोतल के गिरने के बाद हर्षित की नजरें अपने दोस्त पर पड़ी तो वो भी एकदम से दंग सा रह गया। बाद में वो सभी धैर्य के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हुए तो उन्होंने एक बार के लिए गाड़ी के कांच में देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। हर्षित के शरीर में सनसनी सी मच उठी, क्योंकि एक ऐसा दिल दहला देने वाला मंजर जो हर किसी को कपकपा दे, क्योंकि उनके कार के पीछे पीछे सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक महिला उल्टे पांव से भाग रही थी। उसका रूप और उसका बदन धीरे धीरे बढ़ रहा था, मगर उसकी स्पीड तो एक ट्रेन से भी ज्यादा लग रही थी। हर्षित तब तक कार को भगाता रहा जब तक वो घर नहीं पहुंच गया। और गांव पहुंचने के बाद जब सभी गाड़ी से नीचे उतरे तो उनका एक दोस्त अब उनके साथ नहीं था। सभी दोस्तों के चेहरे एकदम से सफेद पड़ चुके थे। अब उनकी तो हवाइयां तक उड़ गईं। अपने एक दोस्त को गायब देखकर वो सभी चौंक उठे और वो इस बात से भी सहमत थे कि होना हुई यह करतूत उस खोखा डायन की ही होगी। लिहाजा हर्षित सबसे पहले गांव वालों को जगाने लगा और चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही मैं अपने पापा के साथ कमरे से बाहर निकल गया और फिर हर्षित ने बिना झिझके हमें पूरी बात बताई। हम लोग भी उस समय घबरा चुके थे। फिर गांव वालों के साथ साथ मैं भी हर्षित भैया के साथ गाड़ी में बैठ गया और उनके दोस्त को ढूंढते हुए हम गांव के अलग अलग कोने में बिखर गए। काफ़ी देर ढूंढने के बाद हमारी गाड़ी में मौजूद एक लड़का जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, अरे अरे वो तो देखो, उन पटरियों के बीचों बीच क्या पड़ा हुआ है। और इतना सुनते ही हम सभी उन पटरियों की तरफ देखने लगे तो हमें उन पटरियों के बीचों बीच एक औरत बैठी हुई नजर आई जिसके बाल खुले हुए थे। उस समय हमारी गाड़ी के अंदर हम 3 जने थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि गाड़ी से नीचे उतर सके। और फिर जब गाड़ी की हेडलाइट उन पटरियों के ऊपर गई तो फिर मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी का बड़ा और खौफनाक सा मंजर देखा। वो काली डायन उन पटरियों के बीचों बीच लेटे एक आदमी के शरीर को फाड़कर उसके खून को चूस रही थी। ये नज़ारा इतना डरावना था कि मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरे साथ साथ गाड़ी में बैठे सभी लोग बुरी तरह घबरा चुके थे। हम इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके थे कि हर्षित के दोस्त को उस काली डायन ने अपना शिकार बना लिया है। फिर हमने ये बात गांव के काफ़ी लोगों को भी बताई और इस बात को सुनने के बाद सभी के चेहरे उतर गए। उस रात गांव के हर इंसान में खौफ भरा रहा और जैसे ही सुबह हुई तो उसका कटा हुआ शरीर पटरों के बीचों बीच पड़ा था। फिर हर्षित के दोस्त को अंतिम विदाई दी गई। गांव में होने वाले इन हादसों ने आसपास के इलाके को पूरी तरह से श्रापित बना दिया। गांव वालों ने भरपूर कोशिश की, मगर उस गांव को उस काली डायन से मुक्त करवाने में हर बार वो असफल रहे और फिर धीरे धीरे उस गांव को खाली करना ही ठीक समझा। गांव के काफ़ी सारे लोग उस गांव को छोड़कर वहां से जा चुके थे और वो गांव धीरे धीरे काफ़ी हद तक खाली हो गया है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।